पीयूष धमनोदिया इंदौर में रहकर एमबीए की पढ़ाई कर रहा था। इसने किराए पर एक घर ले रखा था और जहाँ ये पढ़ाई कर रहा था वहीं एक और लड़की पढ़ा करती थी। दोनों क्लासमेट और दोनों में प्यार हो गया। दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और दोनों के इस प्यार की बात दोनों के घर वालों को मालूम। लड़की के घर वाले इस रिश्ते के लिए भी तैयार, क्योंकि पीयूष ठीक ठाक घराने का लड़का, कोई ऐब नहीं, और घर वालों ने रिश्ता मंजूर कर लिया। लेकिन दिक्कत यह थी कि लड़के यानी पीयूष के फादर इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं थे। बट ये था आगे कभी हो सकता है कि वो राजी हो जाए, शादी हो जाए, ये बात की बात थी। पर कहानी शुरू होती है 10 फरवरी को। 10 फरवरी को ये लड़की जो एमबीए की स्टूडेंट है और पीयूष की गर्लफ्रेंड है, वो अपने फादर के साथ अपने आधार कार्ड में कुछ करेक्शन कराने के लिए कलेक्ट्रेट ऑफिस जाती है। पिता उसको ऑफिस के बाहर छोड़ते हैं और अपने शॉप पर लौट जाते हैं। शाम हो जाती है, वो लड़की घर नहीं लौटती। पिता पूछते हैं अपनी छोटी बेटी से। अब इन सभी को, घर वालों को पता है कि वो पीयूष के साथ दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। बहन का फ़ोन नहीं उठता तो छोटी बहन पीयूष को फ़ोन करती है, कुछ बात होती है। इसके बाद तक भी ठीक है, लेकिन रात 10 साढ़े 10 के आसपास एक मैसेज उसी के सिस्टर के मोबाइल से छोटी बहन के पास जाता है कि मैं आज घर नहीं लौटूंगी। घर वाले परेशान, अब ढूंढते हैं, लड़की मिलती नहीं। फिर उन्हें लगता है दोनों साथ होंगे। सुबह हो जाती है 11 फरवरी की तारीख, लड़की घर नहीं लौटी। तब पिता पुलिस स्टेशन में जाकर कंप्लेंट कर देते हैं। अब पुलिस शिकायत दर्ज करती है। उसके बाद लड़की को ढूंढ रही है, लड़की मिलती नहीं है। 10 फरवरी से गुम ये लड़की 11 फरवरी को नहीं मिली, 12 को भी नहीं मिली। अब 13 फरवरी की तारीख आ गई। 13 फरवरी को इसी इंदौर के एक मोहल्ले के घर से अचानक पड़ोसियों ने बदबू महसूस की। उन्हें लगा बदबू आ रही है, और आजकल बदबू किसी बंद जिस घर में ताला लगा हो, लोग चौकन्ने हो जाते हैं, क्योंकि ऐसी खबरें मीडिया के जरिए उन तक भी पहुंचती हैं। तो उन्हें लगा कि इस घर से बदबू आ रही है, कहीं कोई ऐसी बात तो नहीं जिसका उन्हें डर हो। उन्होंने फ़ौरन पुलिस को फ़ोन कर दिया। पुलिस मौके पर पहुंचती है। पुलिस को भी बदबू महसूस। इसके बाद ताला तोड़ा जाता है। चश्मदीदों की मौजूदगी में घर के अंदर जैसे ही पुलिस दाखिल होती है, पुलिस वाले खुद दंग रह जाते हैं। अंदर एक पलंग पर एक लड़की की लाश थी, जिसके जिस्म पर कोई कपड़ा नहीं। सीने पर चोट के निशान थे। पास में एक मुड़ा हुआ चाकू या खंजर कहें, वो पड़ा हुआ था। बियर की कुछ बोतलें पड़ी थीं और लड़की की हालत देखकर साफ लग रहा था कि लड़की के साथ ज़बरदस्ती की गई है। पुलिस लाश को कब्जे में लेती है। इसके बाद तफ्तीश शुरू होती है। लड़की के माँ बाप से पूछताछ होती है और अब आता है सब कुछ पीयूष के ऊपर शक, क्योंकि जिस घर से इस लड़की की लाश मिली है वो घर था जो पीयूष ने किराए पर ले रखा था। अब पुलिस पीयूष को ढूंढना शुरू करती है। पीयूष कहीं मिलता नहीं है। लड़की का मोबाइल बंद, लेकिन लड़की का लोकेशन चालू था। अब पुलिस जब लोकेशन देखती है तो लोकेशन निकलता है महाराष्ट्र का। अब पुलिस उसी मोबाइल के लोकेशन को ट्रेस करते हुए महाराष्ट्र पहुंचती है। वहाँ ठाणे के आसपास उस लोकेशन की मदद से और मुंबई पुलिस की मदद से पीयूष पुलिस के शिकंजे में आ जाता है। पुलिस पीयूष को गिरफ्तार कर सबसे पहले वहीं महाराष्ट्र पुलिस के पास ले जाती, क्योंकि वहाँ से ट्रांजिट रिमांड लेना था, क्योंकि महाराष्ट्र में उसने कोई क्राइम तो किया नहीं था। तो जब ट्रांजिट रिमांड की फॉर्मेलिटी के लिए उसको पुलिस स्टेशन ले जाया गया महाराष्ट्र में, पुलिस ने उससे पूछताछ की तो उसने पुलिस से कहा, मुझे एक प्लेन पेपर चाहिए, सादा कागज़, मैं उस पर लिखूँगा। और उसने सादे कागज़ पर कहानी लिखी। कहानी और फॉर्मेलिटी के बाद अब उसे लाया गया इंदौर। इंदौर आने के बाद अब उसने फिर पुलिस के सामने, और पुलिस ने उससे पूछताछ शुरू की इस कत्ल के मामले में। उसने कहा, मुझे प्लेन पेपर और पेन चाहिए। पुलिस ने फिर दिया और फिर उसने उस पर कहानी लिखी। सेम वही कहानी जो उसने मुंबई पुलिस के उस थाने में बैठकर सादे कागज़ पर लिखी, वही इंदौर पुलिस के सामने उसी सादे कागज़ पर लिखी। अब वो कहानी क्या थी? इंदौर के शायद हाल की ये सबसे दहला देने वाली कहानी थी। जो पूरी कहानी पहले उसने कागज़ पर लिखी और फिर पुलिस से पूछताछ में बताया, वो अब कहानी जस का तस आपको सुनाता हूँ। उसका कहना था कि वो उस अपनी गर्लफ्रेंड से बहुत प्यार करता था, शादी करना चाहता था,
लड़की के घर वाले तैयार थे, लेकिन उसके अपने पापा तैयार नहीं थे। फिर भी उसे लगा कि कल परसों कभी भी ऐसा होगा जब शायद तैयार हो जाए। लेकिन अचानक फिर उसके मन में एक शक और वहम आया। 15 दिनों से उस लड़की ने उससे बात नहीं की। ये बात है जनवरी एंड के लास्ट वीक की। उसे लगा कि इसने अचानक बात करना बंद कर दिया। ये उसे फ़ोन भी करता, लड़की फ़ोन नहीं उठाती। इसे गुस्सा आने लगा और फिर गुस्से के साथ साथ इसके दिमाग में शक का बीज पड़ गया। इसे लगा कि वो उसकी गर्लफ्रेंड अलग अलग ऐप पर लड़कों से बात करती है। उसने मोबाइल भी हैक किया और अब लड़की के मैसेजेस और वो सारी चीज़ें देख रहा है, लेकिन उसे ऐसा कुछ नहीं मिला, पर शक नहीं गया। 10 फरवरी को किसी तरीके से उसने लड़की की छोटी बहन के ज़रिए उस तक मैसेज पहुंचाया और उसने कहा मुझे मिलना है। लड़की को जाना था आधार कार्ड पे करेक्शन के लिए कलेक्ट्रेट ऑफिस। उसने कहा ठीक है, पापा ने उसके छोड़ दिया। इसके बाद कलेक्ट्रेट ऑफिस के बाद से वो उस लड़के यानी पीयूष के साथ वहाँ से निकल पड़ी। पीयूष उसे अपने साथ उसी किराए के कमरे में ले गया। वहाँ जाने के बाद दोनों मिलते हैं, बातचीत होती है। फिर अचानक शादी की बात छिड़ती है। पीयूष को गुस्सा आता है। पीयूष उसके साथ उसके जीते जी ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है। लड़की की तबीयत ठीक नहीं थी, वो इनकार करती है। उसे और गुस्सा आता है और गुस्से के साथ ये शक कि शायद इसकी ज़िंदगी में अब कोई और लड़का आ गया, इसलिए मुझसे दूर जा रही है। इसी गुस्से के आलम में वो अचानक उस पर हमला कर देता है, उसका गला दबाता है और फिर चाकू उठाता है, सीने पर चाकू का वार करता है। चाकू कमज़ोर, नोक मुड़ गया। वो उसे फेंकता है। फिर अचानक देखता है तो अब उसे एहसास होता है कि लड़की जिंदा नहीं है। इसके बाद वहीं उस लाश के पास बैठ जाता है। करीब 2.5 घंटे तक ऐसे ही बैठा रहता है और लड़की से बातें कर रहा है, यानी अपनी गर्लफ्रेंड की लाश से। इसके बाद वो वहाँ से उठता है, घर में ताला लगाता है और नज़दीकी वाइन शॉप पर जाता है। वहाँ से बियर ख़रीदता है। बियर ख़रीदने के बाद वापस घर लौटता है। उसके घर से जाने और फिर बियर लेकर आने, इन सारी तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाती हैं। वापस आता है, बियर पीता है। बियर पीने के बाद गुस्सा तो था ही, शक भी। अपनी गर्लफ्रेंड की लाश के साथ अब वो ज़बरदस्ती करता है। इसके बाद फिर वहीं बैठा रहता है, गर्लफ्रेंड से बातें करता है, बुदबुदाता है और वो लाश सामने बेड पर पड़ी है। फिर धीरे धीरे शाम हो जाती है, अंधेरा जैसी होता है। वो कुछ सामान अपने एक छोटे से बैग में लेता है, घर में ताला लगाता है और निकल जाता है। निकलने के बाद वो सीधे रेलवे ट्रैक पर पहुंचता है। ट्रैक के बीचों बीच खड़ा हो जाता है कि ट्रेन आएगी और उसे मारकर चली जाएगी, लेकिन वो अचानक डर जाता है। उसे मौत से डर लगने लगता है। वो पटरी छोड़कर प्लेटफॉर्म पर पहुंच जाता है। वहाँ जो पहली ट्रेन आई वो गोवा जा रही थी। वो उस ट्रेन में बैठ जाता है। गोवा जाने वाली उस ट्रेन से गोवा की बजाय वो सीधे महाराष्ट्र में ठाणे उतर जाता है। वहाँ एक होटल किराए पर लेता है कमरा। कमरे में जाने के बाद अब वो गूगल पर सर्च करता है कि आत्माओं से कैसे बात की जाती है, आत्माओं को कैसे बुलाया जाता है। इसके बाद उसी होटल के कमरे में कुछ बाहर से सामान लाता है और तंत्र मंत्र की एक कोशिश करता है। कोशिश इस बात की कि उसकी गर्लफ्रेंड की आत्मा उस कमरे में आ जाए और वो उससे बात करे। काफ़ी देर तक कोशिश की, कोई आत्मा नहीं आई, गर्लफ्रेंड से कोई बात नहीं हुई। जिस गर्लफ्रेंड को उसने अपने हाथों से मारा वो उसी की आत्मा से बात करने की कोशिश कर रहा था। बातचीत हुई नहीं। अब वो सोच रहा है क्या करें। इस दौरान में 3 दिन बीत गए थे। 13 फरवरी की तारीख आ गई थी और 13 फरवरी को कमरे से बदबू आने लगी और लाश का सच उस कमरे से बाहर निकल आया। और फिर उसी के जो लड़की मरी उसके मोबाइल के ही लोकेशन के ज़रिए इंदौर पुलिस मुंबई तक पहुंची थी। अब सवाल ये था कि वहाँ जाने के बाद भी 3 दिन तक अपना मोबाइल तो उसने बंद रखा, अपनी गर्लफ्रेंड का मोबाइल लेकर क्यों पहुँच रहा था। और वो पढ़ा लिखा है, MBA, उसे पता है कि उस मोबाइल से उसका लोकेशन ट्रेस हो सकता है। उसकी वजह थी
वही शक और वहम। उसने अपनी गर्लफ्रेंड के मोबाइल को हैक कर रखा था ताकि मैसेजेस और कॉल डिटेल सब पता चल सके। मारने के बाद उसने अपनी गर्लफ्रेंड का मोबाइल लिया और अगले 3 दिनों तक ये इंतज़ार करता रहा कि उसकी गर्लफ्रेंड के मोबाइल पे कोई एक ऐसा व्हाट्सअप या ऐसा कॉल आ जाए जिसे वो जानता ना हो और फिर वो उससे पूछे कि तुम कौन हो, और उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में जो उसके दिमाग में शक था कि किसी और लड़के के साथ उसका अफेयर है, वो पकड़ा जाए। बस इसीलिए वो मोबाइल लेकर घूम रहा था कि कोई मैसेज तो एक आएगा जिससे उसका शक यकीन में बदल जाएगा, कोई तो एक कॉल होगा ऐसा। लेकिन अफसोस की बात ये कि उन 3 दिनों में उस मोबाइल पर सिवाय उस लड़की के फादर और उसके सिस्टर के किसी और का कॉल नहीं आया, न कोई व्हाट्सएप आया। और उसे इस बात पे भी गुस्सा था कि आखिर 3 दिन तक हो गए और उसे यकीन था कि उसकी गर्लफ्रेंड का अफेयर है, अलग अलग ऐप से लड़कों से बात करती है, लेकिन ऐसी कोई सच्चाई तो सामने आई नहीं। फिर उसने उस मोबाइल को फेंक दिया, लेकिन फेंकने में उसने देरी कर दी क्योंकि तब तक उस लोकेशन के ज़रिए उसका सब कुछ कहाँ पे था, कहाँ मौजूद था, वो मिल गया था। बात यहीं पे ख़त्म नहीं की। उसे इतनी नफरत थी कि गर्लफ्रेंड का कत्ल करने के बाद और इस शक में कि वो उसकी ज़िंदगी से दूर जा रही है और किसी और लड़के के करीब, ये दोनों जब मिला करते थे तन्हाई में, एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जिन्हें शादी भी करना है, लड़की के घर वाले राज़ी हैं, लड़की के घर वालों को इनका रिश्ता भी पता है, तन्हाई के आलम में कुछ वीडियो बनाए थे पीयूष ने। मौत के बाद नफ़रत और गुस्से में उस तन्हाई के और बहुत ही प्राइवेट वीडियो को, कुल 11 ऐसे वीडियो थे जो उसने सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिए, सिर्फ इसलिए ताकि उस लड़की को और उसके घर वालों को बदनाम कर सके। और वो सारे वीडियो अपलोड किए, 11 ऐसे वीडियो थे। अब वो जब पकड़ा गया और पुलिस उसे पकड़कर वापस लाई, जो शुरुआत में मैंने आपको उसकी खुद जुबानी सुनाई, तब उसने बताया कि हाँ, मैंने मारने के बाद प्यार तो करता था, मैं उसकी आत्मा से पूछना चाहता था कि क्या तुम मुझे प्यार करती हो, क्या मुझसे शादी करोगी, क्या तुम्हारी ज़िंदगी में मेरे अलावा कुछ और है। और उसे इस बात का भी कहीं ना कहीं एक यकीन था शायद कि इंसान झूठ बोल सकता है, आत्मा झूठ नहीं बोलेगी। तो बस इसी वजह से वो उसकी यानी अपनी गर्लफ्रेंड की आत्मा को तंत्र मंत्र के ज़रिए वापस लाकर उससे ये सच उगलवाना चाहता था कि वो सिर्फ उससे प्यार करती है और उसी से शादी करेगी और उसकी ज़िंदगी में कोई और नहीं है। तो जो मकसद था कत्ल करने के बाद आत्मा से बात करने की अपनी गर्लफ्रेंड की, उसका रीज़न यही था कि वो ये नहीं सुन सकता था कि उसकी गर्लफ्रेंड किसी और की ज़िंदगी में चली जाए। पुलिस ने जब उसके पास से उसके बाकी लैपटॉप और सारी चीज़ें बरामद की, उसके जब सर्च ऑप्शन में गए तो उसमें दिखाई दिया, यूट्यूब पर जाकर वो तंत्र मंत्र और आत्मा से कैसे बात की जाती है, आत्मा को कैसे बुलाया जाता है, ये उसने सर्च किया। उसने जान देने के तरीके के बारे में भी सर्च किया। वो उसने बताया कि उसकी हिम्मत नहीं हुई, वरना उसने पहली कोशिश तो उसी दिन कर ली थी 10 फरवरी को गर्लफ्रेंड को मारने के बाद, लेकिन पटरी पर डर लगा तो प्लेटफॉर्म पर ट्रेन पकड़ ली। हालांकि जिस तरीके से उसने कहा है, उसका ये कहना है कि जल्द ही मैं वापस आऊँगा। अब इस लड़के का दिमागी संतुलन ठीक है नहीं है, इंदौर पुलिस देखेगी, लेकिन अभी तक से कहीं ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं आई कि कभी ऐसा कुछ इसके बारे में लेके कोई शिकायत थी। ये इश्क, जलन और गर्लफ्रेंड के बारे में एक शक, ये सारी चीज़ों ने उसे कत्ल करने के लिए मजबूर किया। और फिर आखिर में, मतलब आज तक ऐसी कहानी सुनी नहीं थी कि उसी गर्लफ्रेंड से सच्चाई उगलवाने के लिए उसकी आत्मा से बात करने के लिए ये तंत्र मंत्र का भी तरीका अपनाया। जिस होटल में ये रुका था, वहाँ उस कमरे में जब पुलिस गई तो वहाँ से भी तंत्र मंत्र करने के कुछ सबूत भी मिले, सुराग भी मिले। अब पुलिस कस्टडी में पूछताछ तो कर रही है और जिस तरीके से वो बात कर रहा है, जो इंदौर पुलिस है, उसके हिसाब से उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं है, उसे कोई पछतावा नहीं है, उसे कोई डर नहीं है और वो बहुत ही बिंदास और बेबाक तरीके से पुलिस के हर सवाल के जवाब दे रहा है। तो ये कहानी है एक जिन की शादी की।
अब अजीब लगता है सुनकर कि रूह, आत्मा, भूत प्रेत, इनकी शादियां कैसी होती होंगी, इनकी महफिलें कैसी होती होंगी। लेकिन पूरे अरब में इस कहानी को लोग सुनाते भी हैं और कहते हैं अरब में इससे खौफनाक कहानी कोई है नहीं। बट इस कहानी की सरजमीन कुवैत है। हालांकि इराक में भी इस कहानी को लोग बहुत सुनते और सुनाते हैं। कुवैत में एक लेडी रहा करती थी, उनका नाम था नूरा, बल्कि उनका पूरा नाम जो है वो है नूरा अल तकाका। तो नूरा अल तकाका एक अच्छी सिंगर थी, लेकिन इनकी खासियत ये थी कि सिर्फ शादियों में गाना गाती थी। जो शादियों के फंक्शन होते हैं, उनके जो गीत होते हैं वो ख़ास किस्म के होते हैं। जैसे अपने देश में शादियों में अलग अलग स्टेट में आप राज्य में जाएं तो अलग अलग गीत हैं और बाकायदा जो मेहंदी, गीत, ये सारी रस्में होती हैं। तो शादी के गाने और गीत अलग होते हैं। तो नूरा अल तकाका की पहचान यही थी कि वो शादियों में गाना गाती थी अपनी बैंड के साथ, और उनका पूरा बैंड था और वो बहुत मशहूर थी। बड़ी बड़ी शादियां जो होती उसमें नूरा को बुलाया जाता। कहानी 90 के दशक की है, 90s की। एक रात नूरा अपने घर पर थी और काफ़ी इनका शेड्यूल बड़ा हेक्टिक होता था। तो एक रात घर पर थी, अचानक घर के फ़ोन की घंटी बजी। नूरा ने फ़ोन उठाया। दूसरी तरफ से एक महिला की आवाज़ आई, लेकिन नूरा को फ़ोन उठाते ही कुछ अजीब सा लगा। उन्हें लगा सामने जो महिला है जो बोल रही है, ऐसा लग रहा है जैसे उसकी आवाज़ किसी सुरंग से, ज़मीन के बहुत अंदर से आ रही है। एक इको टाइप आवाज़ और बिल्कुल गहराई से किसी सुरंग से। सामने उस लेडी ने नूरा से कहा कि आप नूरा बोल रही हो? नूरा ने कहा जी। उसने कहा कि कल हमारी शादी है और हमें आपकी आवाज़ चाहिए। आवाज़ मतलब ये कि शादी में आपको गाना है। नूरा ने कहा कि इतने शॉर्ट नोटिस पर तो मुश्किल है, क्योंकि मेरे और भी बहुत सारे अभी बुकिंग है, तो मैं आ नहीं पाऊंगी। सामने वाली ने फिर से कहा कि नहीं, आपको आना पड़ेगा, आपको अपनी आवाज़ देनी पड़ेगी, मेरी शादी है, आप अपने फीस बताइए, आप जो भी देंगे हम उससे डबल ट्रिपल पैसे दे देंगे। अब नूरा को लगा कि कमाल है, मतलब दुगना पैसा देने की बात कर रही है। अब नूरा थोड़ी सोच में पड़ गई कि हाँ बोलूँ या ना। कुछ पल सोचने के बाद नूरा ने कहा ठीक है मैं आती हूँ। नूरा को खुद भी लग रहा था कि पता नहीं शायद वो इनकार करना चाहती थी लेकिन कर नहीं पा रही है, क्योंकि सामने वाली लेडी की आवाज़ में कुछ अजीब सी कशिश है। नूरा ने डन कर दिया। उसने कहा ठीक है, कल हमारे लोग आएंगे और आपको शहर के बाहर एक बड़ी हवेली है, वहीं शादी का प्रोग्राम है, आपको वहीं आना है। नूरा ने कहा ठीक है। अब नूरा ने अपने बैंड मेंबर को, अपनी बाकी साथियों को बताया और उस बैंड मेंबर में सारी महिलाएं थी, कोई मेल या पुरुष नहीं था। तो अब नूरा अगले दिन अपने बैंड मेंबर के साथ तैयारी करती हैं, लेकिन उससे पहले जब बैंड मेंबर को सब कुछ बता दिया, उस रात नूरा को नींद नहीं आई। वो इसी चीज़ में खोई हुई है कि जिसका फ़ोन था उसकी आवाज़ मतलब उन्हें बेचैन कर रहा, कि वो कौन लेडी थी जिसकी आवाज़ इस तरह से ऐसा लग रहा है जैसे सुरंग के नीचे से बोल रही है, और कानों से वो आवाज़ उसकी जा नहीं रही है नूरा की। तो परेशान उसे लगा, कुछ अजीब सी फीलिंग भी आ रही है, जाऊं ना जाऊं, बहाना कर दूं, लेकिन वो इनकार नहीं कर पाई। खैर रात बीती, सुबह हुई। सुबह होने के बाद नूरा ने अपने बैंड वालों को कहा कि ठीक है आप सब तैयार रहो, फिर चलते हैं। अब इसके बाद दोपहर के बाद, चूंकि शहर के बाहर था और वहाँ जाकर अपना सेटअप भी करना था, तो नूरा और उनकी बैंड मेंबर तैयार हो गई। वादे के मुताबिक जिस लेडी ने फ़ोन किया था उनकी गाड़ी ड्राइवर के साथ नूरा के घर के बाहर, और नूरा के बैंड मेंबर उस बड़ी सी गाड़ी में बैठ गए। अब गाड़ी चल पड़ी। जैसी गाड़ी चली, थोड़ी देर के बाद नूरा ने महसूस किया कि गाड़ी, जो शीशे हैं या आईना है गाड़ी के अंदर होता है, मिरर, रेयर मिरर और सारी चीज़ें, वो तो है लेकिन उसमें कोई चेहरा दिखाई नहीं दे रहा है। जैसे खुद नूरा है, सामने मिरर है, देख रहे हैं, लेकिन उनका चेहरा गायब है। तो उन्हें बड़ा अजीब लगा। फिर जब आगे चलने लगी तो देखा कि गाड़ी धूप से गुजर रही है, लेकिन गाड़ी की परछाई सड़क पर दिखाई नहीं दे रही है, मतलब परछाई गायब है। फिर उन्होंने ध्यान दिया कि ड्राइवर की तरफ
ड्राइवर की आंखें तो थी लेकिन उसकी पलकें गायब थीं। अब ये सब देखकर और गाड़ी चल रही है और नूरा की हालत ख़राब हो रही है, रात की आवाज़ अभी तक कानों से मतलब गूंजी अभी तक जा नहीं रही है। अब गाड़ी रेगिस्तान के रास्ते पर है और धीरे धीरे मंजिल की तरफ बढ़ रही है। रेगिस्तान की तरफ जाते हुए अचानक जैसे नूरा को लगा कि घड़ी बंद हो गई, वक्त रुक गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और नूरा को कुछ पल के बाद ऐसा लगा जैसे वो रेगिस्तान के बीच से जो सड़क जा रही है उस सड़क पर नहीं जा रही है, बल्कि गाड़ी धीरे धीरे नीचे गहरी खाई में जा रही है, लेकिन स्लोली स्लोली। अब ये बात बड़ी अजीब उनको सब कुछ महसूस हो रहा है कि हम जा सीधे रहे हैं, पर लग रहा है नीचे की तरफ जा रहे हैं। ड्राइवर की आंखें हैं, पलकें नहीं हैं, शीशा है तो चेहरा नहीं है, गाड़ी चल रही है, धूप है तो परछाई नहीं है, जबकि परछाइयाँ बनती हैं। खैर ये सब होते होते धीरे धीरे सफ़र कटा, शाम हो गई। अब अचानक गाड़ी एक जगह रुकती है, सामने नज़र पड़ती है एक महल नुमा ढांचा था। नूरा को बड़ा अजीब लगा देख कर कि यहाँ शादी है और ये एक वीरान खंडर जैसा ढांचा, लेकिन उस ढांचे को देख कर लग रहा था कि ये महल कभी बहुत खूबसूरत और आबाद रहा हुआ करती होगी। अब गाड़ी से उतर कर वो लोग गए तो जैसे करीब गए तो उस खंडर नुमा महल की दीवारें ऐसा लगा जैसे हिल रही हैं, और दीवारों से ऐसा लग रहा है जैसे दीवारें हिल भी रही हैं और सांस भी ले रही हैं। अब अचानक नूरा के कान में कुछ शोर सा सुनाई दिया और एक आवाज़ आई। नूरा के कान में किसी ने खामोशी से कहा कि अब पीछे नहीं जा सकती, आगे बढ़ना है तुम्हें। नूरा फिर घबराई। अब वो उस हवेली के अंदर दाखिल हुई। जब अंदर दाखिल हुई तो वो हैरान रह गई, देखा कि अंदर हवेली में उसे लगा कि वो वक्त से पहले आ गई है, लेकिन पूरे हॉल में सैकड़ों मेहमान हैं और सैकड़ों मेहमान छत के नीचे जमा हैं और सारे मेहमान बैठे हुए हैं। लेकिन अचानक नूरा की नज़र पड़ी कि जो हॉल में कुर्सियां रखी हैं वो सारी खाली हैं। नूरा को यकीन नहीं हुआ। फिर उसने देखा वाकई कुर्सियां खाली हैं, लेकिन मेहमान तो बैठे हुए हैं। फिर उसने ध्यान से देखा तो देखा कि सारे मेहमान हवा में बैठे हुए हैं और ज़मीन पर कुर्सियां खाली पड़ी हैं। अब नूरा के साथ साथ नूरा के बैंड मेंबर की भी हवा ख़राब कि ये हो क्या रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। रास्ता, वो गाड़ी, वो परछाई, वो शीशा, वो शादी का घर जो एक खंडर। फिर भी अब इन्होंने किसी तरह से डरते कांपते जो स्टेज इनके लिए फिक्स था वहाँ अपना सेटअप तैयार किया और अब इनको गाना गाना था। तभी उन मेहमानों के बीच से इन्हें दूल्हा और दुल्हन सभी के लिबास अलग थे, तो दूल्हा और दुल्हन के लिबास से इन्होंने पहचाना कि शायद यही है, इन्हीं की शादी है। लेकिन ध्यान से जब नूरा ने देखा तो देखा कि दुल्हन का घूंघट जरा सा सरका तो घूंघट के नीचे से काला धुआं निकल रहा था और चेहरा दिखाई नहीं दे रहा है, जबकि दूल्हे की गर्दन उल्टी थी, सामने की तरफ बाकी जिस्म का हिस्सा, लेकिन गर्दन पीछे, वो देख कहीं और रहा है। और ये सारी चीज़ें देखकर अब नूरा को लग रहा था कि कुछ गड़बड़ है। फिर उसे लग रहा कहीं सपना तो नहीं देख रहे हैं। लेकिन खैर इन सारी चीज़ों के बीच में सारे बैंड में जो लड़कियां वो भी घबराई नहीं। नूरा उनका हौसला बढ़ाती है और फिर कहती है चलो गाना शुरू करते हैं। अब वो गाना गाना शुरू करती हैं। शादी का जो गीत उनका काम था, गाना जो पहला गाना वो शुरू करती हैं। गाना पहला ख़त्म, लेकिन कोई ताली नहीं बजती, बल्कि जितने भी मेहमान जो कुर्सी छोड़कर हवा में बैठे थे उनकी गर्दन अचानक मुड़ती है और वो सारे अपनी जगह बैठे हुए, सिर्फ गर्दन मुड़ी। देखा किसी के चेहरे पर कोई मुस्कुराहट नहीं, बस दांत, लंबे दांत, नुकीले गीले। और फिर आवाज़ आती है, और गाओ, ऊंची आवाज़ में गाओ, तुम्हारी आवाज़ में हमें रास्ता दिखता है, किसी ने ये कहा। अब नूरा ने फिर दूसरा गीत गाना शुरू किया। हर गीत के साथ अब नूरा की आवाज़ भी लड़खड़ा रही है। एक तो दहशत, अजीब सा वहाँ का माहौल। फिर नूरा की नज़र हॉल में बैठे मेहमानों पर पड़ी। जब मेहमानों पर पड़ी तो ऊपर से नीचे तक अब जब नूरा ने ध्यान से देखा तो जो अजीब सी चीज़ ये आई कि हर मेहमान के पैर उल्टे थे। पैर उल्टे थे,
पंजे, एड़ी, तलवे सब गायब। और ऐसा लगता था जैसे किसी बकरी या ऊंट के सिर्फ खुर हैं, वो इंसान के पाँव नहीं है, क्योंकि तलवा नहीं है, आपके एड़ी नहीं है, पंजा नहीं है। ये सब देखकर और दहशत, लेकिन नूरा अपना गाना जारी रखती है। तभी तीसरे गाने के बाद एक आवाज़ आती है और नूरा उस आवाज़ को भूली नहीं थी, क्योंकि पिछले 24 घंटे से वो आवाज़ उसके कानों में गूंज रही थी। वो आवाज़ उसी लेडी की थी जिसने उसे फ़ोन किया था। उस आवाज़ को पहचान गई नूरा ने, उसकी तरफ देखा। वो लेडी अब धीरे धीरे नूरा की तरफ बढ़ी और उससे जाकर उसने कहा कि अब तुम्हारी आवाज़ नहीं कुर्बानी चाहिए और गाना गाते रहो, रुकना मत। अब हर गीत के साथ और उस महिला की बात सुनने के बाद नूरा की हालत और ख़राब कि हो क्या रहा है। फिर भी नूरा अब डर से गा रही है कि पता नहीं यहाँ क्या होगा। पूरे बैंड की जो मेंबर आई हैं उन सब के साथ भी उनकी जिम्मेदारी भी उसी के ऊपर है। अब नूरा और उसके लोग गाते गाते थक गए, लेकिन हर गीत के रुकते ही सामने से आवाज़ आती, और गाओ, ऊंची आवाज़ में गाओ। अब वो कब तक गाए, और ना गाए तो खतरा। तो गाती रही। करीब करीब अब सुबह के 4 साढ़े 4 बज चुके हैं। गाने का दौर ख़त्म नहीं हो रहा है। इसके बाद अचानक बैंड की एक मेंबर बेहोश होकर गिर पड़ती है। बाकी सब घबरा कर देखती हैं, नूरा भी उसे देखती है। नूरा आंखों से अपने बाकी बैंड मेंबर को इशारा करती है कि सब खामोशी से गाती रहो और एक दूसरे की आंखों को देखती रहो, ताकि हमें जैसे ही मौका मिले यहाँ से हम भाग निकलें। इसके बाद फिर गाना शुरू होता है। थोड़ी देर के बाद अब दुल्हन ने घूंघट उठाया, जो अब तक काला धुआं चेहरा दिख रहा था। तो जब घूंघट हटा इसी गीत के बाद, जब रात ढल रही है, तो दुल्हन का चेहरा गायब था, सिर्फ कंधा था और उसके ऊपर एक उसने घूंघट डाल रखा था, लेकिन चेहरा नहीं था। और उस चेहरे की जगह अचानक थोड़ी देर के बाद नूरा को दिखाई दिया कि दुल्हन के चेहरे की जगह पर उसका चेहरा है। और फिर दुल्हन जोर से बोलती है नूरा को देखकर कि अब तुम्हारी बारी है। नूरा को लगा कि अब यह रात आखिरी रात है। नूरा ने अपने बैंड मेंबर को पहले ही कह रखा था कि आंखों आंखों में हम लोग इशारों में बात करेंगे, गीत गाते रहेंगे और जैसे ही मौका मिलेगा निकलेंगे। इसके बाद एक पल आया जब सारे मेहमान जो जमा थे, नाच रहे थे, अचानक वो सब आपस में एकदम मगन हो गए। नूरा ने इशारा किया यही मौका है। नूरा उसी रास्ते से वापस अपने साथियों को लेकर बाहर भागती है। बाहर जाती है, इत्तेफाक से थोड़ी दूर तक पैदल भागने के बाद उन्हें एक गाड़ी दिखाई देती है। गाड़ी वाले से लिफ्ट मांगती है। गाड़ी वाला शरीफ इंसान उन्हें लिफ्ट देता है और फिर वो सारे वहाँ से निकल जाती हैं। किसी तरीके से फिर ये वापस अपने शहर पहुँचती हैं। सभी बदहवास कुछ तो पहुँचकर और कुछ गाड़ी में ही बेहोश हो चुकी थी। खैर 1-2 दिन लगा इन्हें संभलने में। संभलने के बाद अब नूरा ने अपने तमाम कहानी अपने जानने वालों को बताई। उन्होंने कहा कहाँ पर ये शादी थी। नूरा ने रास्ता बताया। लोग वहाँ पहुँचे तो पता चला कि वहाँ तो इस तरह की कोई हवेली ही नहीं है। बरसों पहले हुआ करती थी, वो ख़त्म हो गई, मटिया मेट हो गई। नूरा को यकीन नहीं आता। नूरा उन लोगों से कहती है कि चलो मैं नहीं, मेरी पूरी बैंड मेंबर चल कर देखती है। दिन की रोशनी में, ताकि डर कम हो, ये लोग उसी जगह पर पहुंचते हैं और वहाँ वाकई कोई हवेली नहीं थी। तब फिर नूरा को बताया जाता है कि शायद तुम किसी जिन की शादी में पहुंच गई थी। इस चीज़ ने नूरा को इतना डराया कि नूरा ने उसके बाद ज़िंदगी में दोबारा कभी गाना ही नहीं गाया। उसने शादी का गीत गाना छोड़ दिया। फिर कुछ वक्त तक वो इसी दहशत में रही, कभी उसके जहन से ये बात निकली नहीं। और इस घटना के करीब 8 या 9 साल के बाद नूरा की मौत हो गई। उस दिन सैटरडे था, शनिवार। आमतौर पर शनिवार को बहुत ज़्यादा भीड़, या ये कहें कि उस तरह के क्राइम नहीं होते। मैंने पहले भी कहा कि सैटरडे संडे को क्रिमिनल भी छुट्टी पर होते हैं, ज़्यादातर फैमिली के साथ अपना वक्त बिताते हैं वो भी, क्योंकि हैं तो इंसान। तो मुंबई के मलाड पुलिस स्टेशन में लगभग वही माहौल था जो डेली हुआ करता है। पर आम दिनों के मुकाबले उस दिन शिकायतकर्ताओं की भीड़ थोड़ी कम थी,
फिर भी फरियादी थे। उसी पुलिस स्टेशन में उस वक्त सब इंस्पेक्टर, उस मलाड पुलिस स्टेशन के जो इंचार्ज गणेश आवाद ये बैठे हुए थे। तो गणेश अपने, चूँकि सैटरडे का दिन कोर्ट में भी इतनी कोई हाजिरी पेशी नहीं, थोड़ा सा कूल डे था, अपने कमरे में बैठे हुए और उनके कमरे के सामने एक खिड़की है। खिड़की से पुलिस स्टेशन के कैंपस, गेट और बाहर की चीज़ें साफ नज़र आती हैं। तो अपने विंडो ग्लास से देख रहे थे कि पुलिस स्टेशन के अंदर कुछ फरियादी आए हुए हैं। उनमें एक लेडी है, उसके साथ कुछ लोग हैं, साथ में एक और मेल है, उसके साथ भी कुछ लोग हैं, और दोनों थाने के अंदर ही लड़ रहे हैं। पता चला कि दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। वाइफ की शिकायत ये थी कि पति परेशान करता है, तंग करता है, डॉरी के लिए मारता पीटता है। तो कंप्लेंट लिखाने आए। अब उन दोनों की चूँकि आदत सी हो चुकी है पुलिस वालों को ऐसी चीज़ें सुनने की थाने में, तो पति पत्नी की आपस में लड़ाई, शोर शराबा, ये सब कानों तक पहुंच रहा है सब इंस्पेक्टर गणेश आफ्ते के। धीरे धीरे वक्त बीता, दोपहर का वक्त था। तभी अचानक सब इंस्पेक्टर गणेश की नज़र विंडो से बाहर की तरफ जाती है। उस थाने के बाहर खुली जगह है और वो देखते हैं कि बाहर में करीब 8 लोग खड़े हुए हैं। उनमें से 3 महिला है और 5 पुरुष। शीशे का गिलास है जहां वो बैठे हुए हैं, और अब उन्होंने देखा कि 8 हैं। अब वो थाने के अंदर तो आ चुके हैं, लेकिन पुलिस स्टेशन के बिल्कुल अंदर जहां कंप्लेनेंट या पुलिस वालों से मिलना, वहां तक नहीं है, बाहर है अभी। सब इंस्पेक्टर की नज़र पड़ी कि वो 8 आपस में बात कर रहे हैं। फिर उन्होंने ध्यान से देखा तो लगा नहीं, बात नहीं कर रहे हैं, ये भी आपस में बहस कर रहे हैं। लेकिन कमाल ये था कि उन 8 की शोर उनको सुनाई नहीं दे रही थी। उन्होंने देखा सभी के हाथ गुस्से में एक दूसरे के बारे में, कभी एक दूसरे को कोई टोक रहा है, रोक रहा है, और वो आपस में एक तरह से लड़ रहे हैं, बहस कर रहे हैं। लेकिन उनकी आवाज़ सब इंस्पेक्टर के कानों तक नहीं आ रही। काफ़ी देर बीत गई। उन्हें लगा कि ये लोग इसी तरीके से आपस में लड़ रहे हैं। तो बड़ा अजीब लगा उन्हें कि थाने के अंदर भी आ चुके हैं, लेकिन मेन कंप्लेंट लिखाने अंदर की तरफ भी नहीं आ रहे हैं, बाहर ही हैं, एक दूसरे से लड़ रहे हैं, और लड़ भी इशारों में रहे। तो एक जिज्ञासा जागी। सब इंस्पेक्टर अपने कमरे से बाहर निकले और फिर 8 के करीब गए। उनसे जाकर पूछा कि आप लोग क्यों आए हैं यहाँ, और अंदर आ जाइए। 8 सब इंस्पेक्टर की तरफ देखते हैं हैरानी से, और उसके बाद एक दूसरे को देखते हैं। फिर इंस्पेक्टर के कहने पर इंस्पेक्टर ने इशारे से भी कहा कि आप अंदर आइए। तो धीरे धीरे 8 टहलते हुए थाने के अब अंदर दाखिल हो चुके हैं। थाने के जब अंदर दाखिल हुए तो उन्हें एक बेंच पर बिठाया। इसके बाद अब वो हस्बैंड वाइफ अब भी लड़ रहे हैं, हस्बैंड वाइफ जो है। अब इन 8 की कहानी जाननी थी सब इंस्पेक्टर को, क्योंकि ये 8 बड़े अजीब व्यवहार कर रहे थे, इशारों में लड़ रहे हैं, गुस्से में हैं, बाहर खड़े हैं, अंदर बुलाने पर आए, वरना तो लोग दंदनाते हुए पुलिस स्टेशन में घुसते हैं। तब उस मियाँ बीवी का आपसी झगड़ा और शोर उनके कानों में खटकने लगा। उन्होंने फिर ज़ोर से डांटा। उन्होंने कहा कि देखो, या तो प्यार से दोनों रहो, वरना फिर कानूनी रास्ता है, मुकदमेबाजी है, फिर झेलो और जाओ, पहले आपस में तय करो। समझौता हो गया तो ठीक, नहीं तो आकर कंप्लेंट लिख देना, हम जो भी कानूनी कार्रवाई होगी कर लेंगे। तो उन्होंने लगभग डांटते हुए उन लोगों को कहा। वो भी पुलिस वाले के इस डांट से डरे, और हस्बैंड वाइफ और उनके साथ जो लोग आए थे सब थाने से निकल गए। अब इक्का दुक्का फरियादी बचे थे, लेकिन सब इंस्पेक्टर की पूरी नज़र उन 8 लोगों पर थी जिन्हें बुलाकर बेंच पे बिठाया। इसके बाद अब सब इंस्पेक्टर उनके करीब जाते हैं और कहते हैं कि क्यों आए आप, क्या शिकायत है, क्या कंप्लेंट है। जैसे ही वो बोलते हैं, 8 में से 2-3 अचानक सब इंस्पेक्टर की तरफ अपने हाथ से बोलना शुरू कर देते हैं। पहली बार सब इंस्पेक्टर हैरान। उन्हें लगा कि अब तक जो वो विंडो से बाहर देख रहे थे कि 8 के 8 इशारों में लड़ रहे हैं, बोल नहीं रहे। अब उन्हें समझ में आया कि असल में ये साइन लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, और ये 8 के 8 मूक बधिर हैं, यानी गूंगे और बहरे, जो ना बोल सकते हैं ना सुन सकते हैं। अब जैसे ही उन्हें इस बात का एहसास हुआ, और वो बोले जा रहे हैं मतलब इशारों से, साइन लैंग्वेज में। अब इधर सब इंस्पेक्टर गणेश आफ्ते को साइन लैंग्वेज पता ही नहीं,
ये ख़ास तौर पर ऐसे लोग जो होते हैं ये सीखते हैं, फिर एक दूसरे से इसी ज़ुबान में बातें करते हैं, उनके इशारों को सब समझते हैं। लेकिन यहाँ एक पुलिस स्टेशन और उस पुलिस स्टेशन के अंदर साइन लैंग्वेज समझने वाला कोई नहीं, और सारे इशारों में बोलते जा रहे हैं। अब दिक्कत ये है कि वो क्या कह रहे हैं, क्या कंप्लेंट है, समझ में नहीं आ रहा। उनमें से एक लेडी जो 8 में से थी वो ज़्यादा एग्रेसिव होकर बता रही थी। तभी एक मेल ने उसको कुछ इशारा किया, वो खामोश हुई, फिर उसने कुछ और इशारा किया। तब उस लेडी ने अपने पर्स में हाथ डाला और उसमें से एक पन्ना निकाला, एक पेज था, उसने निकाल कर सब इंस्पेक्टर की तरफ बढ़ाया। सब इंस्पेक्टर की नज़र उस पन्ने पर पड़ी। इंग्लिश में एक पन्ने में लिखा हुआ एक कंप्लेंट था। उस कंप्लेंट को अब सब इंस्पेक्टर ने पढ़ना शुरू किया, और जैसे ही कंप्लेंट ख़त्म हुआ, पूरा पढ़ चुके, वो हैरान। इसके बाद उन्होंने आठों को प्यार से बिठाया, फिर अपने स्टाफ से कहा चाय और पानी इनके लिए ले आओ। और अब उन्होंने कहा ये कंप्लेंट तो पढ़ ले, लेकिन एफआईआर कैसे दर्ज करूं? क्योंकि इनमें से कोई बोले, कुछ बताए, तभी तो एफआईआर दर्ज करेंगे। ये तो एक कंप्लेंट है, ठीक है, लेकिन जो लेडी है, विक्टिम है, उसकी कंप्लेंट कैसे दर्ज करूं? और ये कोई छोटा मोटा केस नहीं है। असल में उस एक पन्ने के कंप्लेंट में एक कहानी लिखी हुई थी शॉर्ट में। वो कहानी ये थी कि 17 साल पहले 2009 में शॉर्ट में वो महिला, तब लड़की हुआ करती थी, अपने घर में थी। एक रोज़ उसके 2 दोस्त आए, वो भी मूक बकिर यानी गूंगे बहरे, और एक किसी सर्किल में ही बर्थडे पार्टी थी, वहाँ ले गए। लड़की के माँ बाप ने इजाज़त दे दी और कहा शाम से पहले घर आ जाना। वो चली जाती है, बर्थडे पार्टी अटेंड करती है और लौट आती है। इसके नेक्स्ट डे फिर उसका दोस्त एक लड़की के साथ आता है और कहता है कि चलो एक दोस्त से मिलना है। लड़की फिर अपनी माँ से पूछती है, माँ कहती है चली जाओ, शाम को जल्दी आ जाना। अब लड़की उनके साथ निकलती है। वो दोनों, एक लड़का और लड़की, उसको एक ऑटो पे बिठाते हैं और वहाँ से एक दूसरी जगह पर ले जाते हैं। अब अचानक किसी का घर है, वो घर के अंदर दाखिल होते हैं। तब ये लड़की पहली, क्योंकि उसके दोनों दोस्त भी वही साइन लैंग्वेज में बात करने वाले थे, मूक बकिर, तो पूछती है हम कहाँ जा रहे हैं? तो अचानक तब तक वो एक घर के दरवाजे पर खड़े थे, दरवाज़ा खुल चुका था, सामने एक शख्स खड़ा था। तो उन्होंने कहा हम किसी और के घर क्यों जा रहे हैं? तब उन दोनों ने कहा कि नहीं, ये बहुत अच्छा इंसान है, ये भी हमारी तरह ही साइन लैंग्वेज मतलब मूक बकिर है, कोई इशू नहीं। लड़की जाने को तैयार नहीं थी। दोनों ने समझाया, बड़ी मुश्किल से फिर उसने कहा चलो थोड़ी देर बैठ कर निकल जाएंगे। वो कमरे के अंदर दाखिल हो गए। थोड़ी देर के बाद जिसका वो घर था, वो उन लोगों के लिए समोसा और कोल्ड ड्रिंक लेकर आया। उसे समोसा ज़रा सा खाया, कोल्ड ड्रिंक पी। इसके बाद उसे कुछ याद नहीं। शाम के करीब 6-7 बजे उसकी आंख खुली। बीच में उसे कुछ याद आया कि जब वो नींद बेहोशी की हालत में थी, उसके साथ कोई ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। उसने विरोध किया, लेकिन शायद दवा का असर इतना था जो समोसा या कोल्ड ड्रिंक में मिला कर दिया गया था कि वो विरोध कर नहीं पर पाई पूरी ताकत से। जब उसको होश आया तो उसने देखा कि वो उसके दोनों दोस्त, लड़का लड़की, वहीं पर हैं। वो जो तीसरा शख्स जिसके घर में गए थे वो भी वहीं बैठा हुआ। उसका नाम था महेश पवार। अब लड़की वहाँ से रोते हुए निकलती है, एक ऑटो में बैठती है, गुस्से में उन दोनों को भी अकेले छोड़ती है और फिर अपने घर पहुँचती है। घर जाने के बाद अपनी माँ को पूरी कहानी सुना देती है और कहती है मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलिए, रिपोर्ट लिखानी है। माँ पहले तो रोती है, फिर उसे डांटती है, कहती है बेटा अगर रिपोर्ट लिखा दिया तो फिर हमारी इज्जत आसपास में, मोहल्ले में ख़त्म हो जाएगी। फिर कल को तेरी शादी करनी है, कोई शादी भी नहीं करेगा। तो इस बात को भूल जा। बेटी लड़ती है, ज़िद करती है, पर माँ बाप के आगे हार जाती है। माँ बाप यही कहते हैं कि तू बस खामोश हो जा और इस चीज़ को भुला दे। अब इसके बाद लड़की ये सारी चीज़ें भुला देती है। धीरे धीरे वक्त बीतता है। माँ बाप एक लड़के को ढूंढते हैं और उससे उसकी शादी कर देते हैं। वो लड़का भी मूक बकिर यानी गूंगा बहरा था। अब दोनों पति पत्नी एक साथ खुशहाल जिंदगी काट रहे हैं। पति को अभी तक पत्नी ने ये बात बताई नहीं कि उसके साथ कभी धोखा हुआ था।
धीरे धीरे वक्त बीता। तभी अचानक अक्टूबर 2025 आ गया। अक्टूबर 2025 यानी 16 साल बीत चुके थे उस हादसे को जो उस लड़की के साथ हुआ था। 16 साल के बाद एक रोज इन लोगों का अपना एक ग्रुप था व्हाट्सएप पर, जिसमें 250 ऐसे मूक बधिर थे जो अपना उस ग्रुप से जुड़े हुए थे। अक्टूबर में अचानक उस ग्रुप में 2-3 ऐसे वीडियो डाले जाते हैं जिसमें इन्हीं की कम्युनिटी यानी मूक बधिर के कुछ लड़कियों के साथ उनको टॉर्चर करना, उनको असॉल्ट करने की तस्वीरें आई। और वो ग्रुप में बता रहे थे कि कुछ ऐसे लोग हैं, इनसे आप सावधान रहें। ग्रुप में डालने का मतलब और मकसद यही था। ये देखकर वो लड़की बेचैन हो गई। फिर अचानक उसमें एक शख्स का चेहरा आया जो एक लड़की को बुरी तरह मार पीट रहा है, असॉल्ट कर रहा है सेक्सुअली। वो देखकर सिहर उठी। उसे 16 साल पहले का वो चेहरा याद आ गया, वही महेश पवार। जब उसने देखा वो बेचैन हो उठी। 16 साल पुराना जख्म उसका फिर से ताज़ा हो गया। माँ बाप के कहने पर उसने खामोशी अख्तियार कर ली, कभी एफआईआर दर्ज नहीं की, पुलिस के पास नहीं गई। लेकिन अब उसे देख कर लगा कि अब और खामोश नहीं रह सकती। उसने अपने पति जो उसी ग्रुप में शामिल था 250 में, फैसला किया कि अपने पति से सब कुछ सच बताएगी। उसने अपने पति के साथ बैठकर बात की। साइन लैंग्वेज में दोनों पति पत्नी बात कर रहे हैं और उसने पूरी कहानी बताई कि 2009 में यही शख्स जो आज हमारे ग्रुप में दिखा, उसने धोखे से उसके साथ गलत काम किया था। और अब इस वीडियो को देखकर वो डर गई है। उसे लगता है कि काश अगर उसने पहले अपना मुंह खोला होता तो पकड़ा जाता, बहुत सी मासूम लड़कियां बच जाती। और वो रोने लगी। पति ने उसे ढाढ़स बंधाया और उसने कहा, बेफिक्र रहो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, गलती उन लोगों की है, तुम्हें धोखा दिया। मुझे आज भी तुमसे उतनी मोहब्बत है, ये सुनने के बाद भी, पर मैं तुम्हारी मदद करूंगा। जिस चीज़ के लिए तुम्हारे माँ बाप ने उन्हें रोका कि इज्जत की खातिर कंप्लेंट मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हम दोनों पुलिस स्टेशन चलेंगे और चलकर रिपोर्ट लिखाएंगे। 16 साल पुराने उस केस की फिर से फरियाद करेंगे। लड़की का हौसला बढ़ा। अब दोनों ने तय किया कि पुलिस के पास जाएंगे। लेकिन मुश्किल ये कि ये दोनों उस कम्युनिटी से आते हैं जो न बोल सकते हैं न सुन सकते हैं। अब वैसे तो हम कहते हैं कि कानून अंधा और बहरा होता है, लेकिन कानून को सुनना ज़रूरी होता है, तभी तो वो रिपोर्ट लिखता है। और कानून सुने इसके लिए ज़रूरी है कि कोई बोले। अब इस केस में दिक्कत ये कि ये दोनों कैसे अब कानून तक अपनी बात पहुंचाएं। फिर उन्होंने तय किया, एक मधु केनी नाम की लेडी 60 ईयर ओल्ड, वह ऐसे लोगों के बीच उनकी बातचीत को दूसरों तक पहुंचाने का एक पुल का काम करती है। साइन लैंग्वेज में महारत है उन्हें, और इन्हीं लोगों के बीच वो सोशल वर्क के तौर पर काम करती है। इस कम्युनिटी की सबसे ख़ास चीज़ ये है कि बहुत सारे ऐसे सोशल वर्कर होते हैं या बहुत सारे ऐसे साइन लैंग्वेज के जानकार होते हैं जो इनकी ज़ुबान इशारों में समझ कर आगे बताते हैं। लेकिन ये अपने दिल की बात सिर्फ उन लोगों से करते हैं जिन पर इनको ट्रस्ट हो, कि जो भी ये कह रहे हैं इशारों में, जो इनके जज्बात हैं, भावनाएं हैं, वो हूबहू सामने वाले तक पहुंचाए। तो अगर ट्रस्ट नहीं है तो ये अपने दिल की बात जुबान पर कभी नहीं लाते, चाहे इशारों में ही। लेकिन मधु केनी ने इन लोगों के बीच एक ट्रस्ट अपना बनाया, ऐसा कि लोग खुलकर मधु से तमाम बातें अपने दिल की बता देती। अब ये लड़की और इनका पति और इनके 6 दोस्त, 8 लोगों का ग्रुप, इन्होंने तय किया मधु से कांटेक्ट करते हैं। ये जाकर मधु से मिले, मधु को पूरी कहानी बताई। मधु ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी एफआईआर लिखाने में। इसके बाद मधु ने पहले एक पन्ने का एक कंप्लेंट लिखा। वही कंप्लेंट लेकर 13 दिसंबर 2025 को यह 8 लोग थाने में पहुंचे थे, जहां सब इंस्पेक्टर गणेश अवाते मौजूद थे। अब इस कंप्लेंट को पढ़ने के बाद सब इंस्पेक्टर हैरान परेशान कि अब आगे क्या करें, क्योंकि ये साइन लैंग्वेज ये लोग आपस में बात करते हैं और उसे आता नहीं है थाने में, किसी और को नहीं। तब उन्होंने ये बात इशारों में समझाने की कोशिश की,
तब उस लड़की के पति ने उनसे कहा कि रुकिए। उसने अपना मोबाइल निकाला, एक वीडियो कॉल लगाया, इशारों में उसने बताया कि मैं आपके किसी से बात करा रहा हूँ। जो बोलते हैं वो इंसान की ज़ुबान है, वो मूक बधिर नहीं है। वीडियो पे जैसे ही कॉल मिला, कनेक्ट हुआ, महिला के पति ने सब इंस्पेक्टर के हाथ में वो मोबाइल दे दिया। सामने एक महिला थी, वो महिला कोई और नहीं, यही मधुकनी थी। सब इंस्पेक्टर ने कहा कि ये लोग आए, कंप्लेंट है, पर ये बोल सुन तो पाते नहीं है और मैं एफआईआर कैसे लिखूं। उन्होंने कहा कि आप बेफिक्र रहिए, मैं मुंबई में ही हूँ, मुझे मुश्किल से घंटा भर लगेगा, मैं थाने आ रही हूँ और इनकी एफआईआर लिखाने में आपकी मदद करूँगी। सब इंस्पेक्टर ने कहा चलो कोई तो है। फ़ोन रखा, अब ये बैठे हुए हैं, जाहिर सी बात है साइन लैंग्वेज और इन्हें पता नहीं, वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं। आखिर शाम 4 बजे के आसपास मधु थाने में पहुंचती हैं। थाने में पहुंचने के बाद सब इंस्पेक्टर मुझसे पूछता है, फिर कहता है एफआईआर तो लिखना है, लेकिन ये कैसे बोलें। तब इंटरप्रेटर का काम करती है मधु। मधु उस लड़की से पूछती जाती है और साथ में पुलिस वालों को लिखाती जाती है और ये पूरा प्रोसेस बाकायदा वीडियो में रिकॉर्ड होता रहता है ताकि कोई गलती ना हो, कल को अदालत में कोई कमज़ोर कड़ी ना निकल आए। अगले 3 घंटे तक वो लड़की अपनी आप बीती सुनाती है, मधु उसको ज़ुबान देती है, पुलिस वाले कलम, और इस तरीके से एक एफआईआर तैयार होती है। 3 घंटे एफआईआर लिखने के बाद अब पुलिस अपनी तफ्तीश शुरू करती है। इन 8 के 8 लोगों को भरोसा देते हैं सब इंस्पेक्टर, कुछ भी हो जाए हम आपको इंसाफ दिलाएंगे। फिर वो इस कंप्लेंट में ये भी कहते हैं कि उसके जैसी और भी बहुत सारी लड़कियां हैं जो शर्म और इज्जत के मारे खामोश हैं, और महेश पवार ने ऐसे बहुत सारी लड़कियों को ब्लैकमेल किया, उनका शोषण किया और तस्वीरें वीडियो बनाकर जब वो बेहोशी के आलम में होती हैं उन्हें नशीली दवा देकर ब्लैकमेल करता कि अगर तुमने ज़ुबान खोली तो ग्रुप में ये तस्वीरें डाल देंगे। अब पुलिस की टीम लगी। 16 साल पुराने उस महेश पवार को ढूंढने में पता चला कि जब पहली बार जिस घर में वो गई थी जहां बेहोश किया गया था, वो 2012 के बाद से बंद है। महेश पवार कभी आया नहीं। अब नया ठिकाना कहाँ है मालूम नहीं। एक मोबाइल नंबर मिला तो पता चला वो बंद है। फिर भी पुलिस लगी रही, कोशिश करती रही। जो मोबाइल नंबर मिला था वो विरार के इलाके का था। अब पुलिस को ये था कि शायद कभी ऑन हो तो पता चले। पुलिस इंतज़ार करती रही और एक दिन अचानक मोबाइल ऑन हुआ। जैसे ही मोबाइल ऑन हुआ, एग्जैक्ट उस टावर और लोकेशन का पता चला। पुलिस विरार के एक सोसाइटी में पहुंचती है। रात का वक्त, सोसाइटी के लोगों से पूछा गया, पता चला कि हाँ जो हुलिया है वो महेश पवार का ही है। फिर देर रात पुलिस की एक टीम दरवाज़ा खटखटाती है। दरवाज़ा एक बच्चा खोलता है। पुलिस पूछती है कि क्या तुम्हारे पापा हैं? वो कहता है। पुलिस अब अंदर दाखिल होती है। सामने महेश पवार, उसकी बीवी और एक बुजुर्ग औरत। वो बुजुर्ग औरत महेश पवार की माँ थी। अब पुलिस सीधे महेश पवार को एक पेपर पकड़ाती है जो अरेस्ट वारंट था और उससे कहती है थाने चलो। लेकिन फिर से पुलिस हैरान। जिस महेश पवार से पुलिस बात कर रही थी वो भी गूंगा और बहरा था, उन्हीं की बिरादरी का। अब पुलिस के सामने दिक्कत क्या करे। उसने उसकी वाइफ से बात करने की कोशिश की। पता चला महेश पवार की वाइफ भी मूक बधिर है, यानी ना बोल सकती है ना सुन सकती है। दोनों वही थे। तब पुलिस ने माँ से बात की। माँ की ज़ुबान थी। पुलिस ने माँ को समझाया कि वो यहाँ क्यों आई है। माँ ने बेटे को बताया। तब तक बेटा जो है अपने लैंग्वेज में विरोध कर रहा था, लेकिन जब पुलिस ने उस माँ को कहानी सुनाई, माँ ने बेटे को, तब वो ठंडा पड़ गया। इसके बाद पुलिस उसे लेकर थाने गई। थाने जाने के बाद उससे पूछताछ हुई। फिर वो सारे घर, वो सबूत, सारी चीज़ें धीरे धीरे कर इकट्ठा की गई और इस वक्त महेश पवार जुडिशियल कस्टडी में है। पुलिस ऐसी और लड़कियों के बारे में पता करने की कोशिश कर रही है जो महेश पवार का शिकार बनी। एक लड़की आई भी सामने, लेकिन वो भी इज्जत के डर से कहानी तो सुनाई लेकिन रिपोर्ट लिखाने से पीछे हट गई। पर पुलिस की कोशिश है कि ऐसी और भी लड़कियां जो महेश पवार जैसे लोगों के जुल्म का शिकार हुई, बदनामी और शर्म के मारे खामोश हैं, वो आगे आएँ ताकि महेश पवार के ख़िलाफ़ एक ठोस मुकदमा तैयार हो सके।